मैं डॉक्टर पूजा दीवान आप सबकी गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आज का विषय है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, उसकी प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट। तो सवाल ये है कि ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर? नहीं, बच्चेदानी का कैंसर नहीं है। बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, और सर्विक्स यानी कि गर्भाशय का मुंह या गर्भाशय के गर्दन, और इसको बोलते हैं नेक ऑफ द वूम या माउथ ऑफ द वूम, और इसका नाम है सर्विक्स। और सर्विक्स से निकला है शब्द सर्वाइकल। ये एक ऐसा कैंसर है जो लेडीज़ यानी औरतों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और अगर देखा जाए तो लेडीज़ का जो कैंसर है भारत देश में, वो ब्रेस्ट कैंसर तो है ही, पर उससे भी ज़्यादा जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है और उसके खिलाफ स्क्रीनिंग करी जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हर औरत का हम टेस्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किस औरत का टेस्ट करना है। तो मैं आप सभी बहनों से पूछती हूँ कि क्या आप लोगों ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुना है, और क्या सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसे सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, उसके बारे में कभी सुना है? अगर इस नाम से नहीं सुना तो मैं आपसे पूछती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर जो है उसका टेस्ट का नाम क्या है? बता देती हूँ, पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। पैप टेस्ट जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है, ये हम जैसे मुंह खोलते हैं वैसे ही हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से नहीं होता, ये जो योनि है, वजाइना है, उस रास्ते से किया जाता है, और वो रास्ता जो है बड़ी आसानी से उसका टेस्ट किया जाता है। पैप स्मीयर जो होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसके ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, ये इसको बस इस तरह से प्यार से ऐसे छुआ जाता है, और जो ऊपर के जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो अपने आप ही उसके साथ निकल के आ जाते हैं। उसमें कोई खून नहीं निकलता, उसमें कोई चोट नहीं लगती, उसमें कोई खरोंच नहीं आती, बस ये ऊपर के जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं वो आ जाते हैं। एक पतली सी डंडी ली जाती है, जैसे कि आइसक्रीम खाने वाली डंडी होती है ना, जैसे कि ऑरेंज बार वगैरह की, इतनी पतली सी एक डंडी होती है, या एक ब्रश होता है जिससे कि हम ऐसे करके घुमाते हैं ब्रश को, और उसको घुमाने के बाद वहाँ से सेल्स आ जाते हैं। ये सेल्स ऊपर की तह के सेल्स होते हैं, डीप अंदर वाले सेल नहीं होते। इन सेल को फिर हम एक स्लाइड पे यानी कांच की स्लाइड पे ऐसे रख देते हैं। रखने के बाद हम उसे सूखने देते हैं। सूखने के बाद हम उसे फिक्स करने के लिए स्प्रे लगाते हैं, खास एक दवा का स्प्रे होता है। उसके बाद एक डिब्बी में डाल के हम टेस्ट को भेज देते हैं। वहाँ पे जांच करने वाले माइक्रोस्कोप यानी दूरबीन के नीचे ऐसे देखते हैं और उसको इधर उधर उसकी जाँच करते हैं। पूरी तरफ से वो आगे पीछे घूमते हैं, और उसके बाद उसका जो टेस्ट होता है उसमें देखते हैं, वो सेल्स को देखा जाता है। सेल नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल से थोड़े से हटे हुए हैं, और हटे हुए हैं, बहुत दूर हटे हुए हैं। कहने का मतलब है एक तरफ नॉर्मल है और एक तरफ कैंसर है। बीच में थोड़ी सी बीमारी है, सूजन है, और उसके साथ इन्फेक्शन है और उसके साथ कुछ अटपटापन है, या बिना इन्फेक्शन के कुछ अटपटापन है। अटपटापन भी किस टाइप का है? लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है। इस तरह से इसकी ग्रेडिंग करी जाती है, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन। नॉर्मल है, थोड़ा सूजा हुआ है, इन्फ्लेमेशन के साथ इन्फेक्शन है, नॉर्मल है पर सिर्फ इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन दोनों है, इन्फेक्शन के साथ में कुछ अटपटापन है, और ये लेवल 1 का है, या लेवल 2 का है, लेवल 3 का है, और फिर कैंसर बनने ही वाला है और कैंसर बन गया। इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, और ये कौन देखता है? आपको मुझे नहीं देखना, वो तो जो लैब वाले बैठे हैं वहाँ पे, जो टेक्नीशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो देखते हैं। लैब जो इसमें देखा जाता है, इसमें पैथोलॉजी होता है। टिश्यू में भी जो ऊपरी तह होती है, यानी साइटोपैथोलॉजिस्ट देखते हैं। तो साइटोपैथोलॉजी के टेक्नीशियन भी देखते हैं, डॉक्टर्स भी देखते हैं। आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है कि बस मशीन के अंदर 100 लोगों का टेस्ट डालो, वो अपने आप ही पढ़ देगा। अगर उसमें कुछ अटपटापन लगता है तो फिर डॉक्टर भी उसमें देखते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि क्या हमारे पैप स्मीयर नॉर्मल है, थोड़ी सी इन्फेक्शन है, थोड़ी सी सूजन है, कैंसर जैसा बनने का रिस्क है, कैंसर बस बनते बनते रह गया है, या बस कैंसर बनने ही वाला है, या कैंसर बन चुका है। ये इतनी सारी बातें एक छोटा सा टेस्ट, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट वजाइना यानी योनि की तरफ से डाला जाता है, और उसका मुंह खोल के उसको देख के हल्का से ऐसे टच करके बिना कोई तकलीफ के कर दिया जाता है। इसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दर्द नहीं होती,
आप क्लिनिक में जाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट ये टेस्ट लेती है, ये सस्ता टेस्ट है, चीप है, इन्वेजिव नहीं है, यानी कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, दर्द नहीं होती, ये सब बातें। अब सवाल ये उठता है कि ये टेस्ट किसको कराना चाहिए। टेस्ट उनको कराना चाहिए जो लोग 18 साल के ऊपर की गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं। टेस्ट सबको करवाना चाहिए, इसमें उम्र का कोई पड़ाव नहीं है। यहाँ तक कि कुछ औरतें हैं जो कहेंगी हमने तो बच्चेदानी निकलवा दी तो अब हम ये टेस्ट क्यों कराएं, पर उसका ना एक कण अंदर रह जाता है जो कि जहाँ पर वापस कैंसर जैसी चीज़ बन सकती है। अगर नहीं भी आपको रिस्क थी तो जिनकी बच्चेदानी निकल चुकी है उन लोगों को भी ये टेस्ट कराना है। जिन लोगों की बच्चेदानी है और मेनोपॉज हो गया है उन लोगों को भी ये टेस्ट कराना है। अब सवाल ये है कि ये तो अंदर से होता है, तो भारतीय हमारा कल्चर है, ठीक है, तो उसमें भारतीय कल्चर कई लोगों के पारिवारिक संस्कार के हिसाब से उन लेडीज़ का नहीं करते जो कि लेडीज़ अनमैरिड है। डॉक्टरी सलाह ये नहीं है, पर हाँ ये किया किसका करना चाहिए, जो भी औरत 18 साल से ऊपर की हो उसको टेस्ट कराना चाहिए, चाहे वो शारीरिक संबंध रखती हो चाहे न रखती हो। यदि आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप शारीरिक संबंध नहीं रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये टेस्ट नहीं कराना चाहिए। आप नहीं करवाती तो वो आपका नफ़ा नुकसान है, पर ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट से फ़ायदा ये होता है कि हम सर्विक्स का कैंसर पता कर सकते हैं। लोग कहते हैं 18 साल की लेडीज़ को कैसे हो जाएगा, ये तो अभी बड़ी छोटी हैं, पर ये ना थोड़ा अटपटा सा ना कैंसर है। ये कैंसर आम तौर पर लेट 20s अर्ली 30s में हो जाता है और फिर जाके 50 उम्र 50s में होता है। ये दो इसके जो एज ग्रुप हैं, लेट 20s अर्ली 30s या फिर अर्ली 50s, ये दो एज ग्रुप हैं। तो ये कैंसर अचानक से तो नहीं बन जाता, बनते बनते भी टाइम लगता है। अब जो कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं कराते, चाहे वो सेक्सुअली एक्टिव हो चाहे ना हो, यानी शारीरिक संबंध रखते हो या ना रखते हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं बोलेंगे हमने तो शारीरिक संबंध बहुत पहले रखा था तो अब हम क्यों कराएं। ऐसी बात नहीं है। जो कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रखी, जैसे कि आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी में है ना, वहाँ पे नन्स होती हैं जो कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रखती, उन तक में कैंसर होता है। और आप बोले कि 18-20 साल की लड़की में कैंसर नहीं होता, तो उसमें भी होता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि 25 साल के ऊपर की उम्र में और 35 साल के अंदर की उम्र में सबसे ज़्यादा चांस है इसका, पर उनमें भी होता है जो कि शारीरिक संबंध नहीं रखे हैं। तो अब जब हमें ये टेस्ट कराना है तो सवाल ये उठता है कि कब करना चाहिए। उम्र 18 साल के ऊपर कौन लोग, सभी को कराना चाहिए। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो भी कराना चाहिए। अच्छा चलिए, नहीं कराया तो कम से कम जब रिलेशंस रखने लगे तो कराना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई हुई है। मुहिम ये है कि कोई भी लेडी अगर आपके पास जांच के लिए आती है तो उसको कृपया जानकारी दें, और अगर वो गर्भवती होती है तो चाहे गर्भ भी हो रहा हो तो भी एक मौका है कि जिसमें ये टेस्ट किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं अरे हम तो गर्भवती हैं, हम ये टेस्ट क्यों कराएं। नहीं, देखिए यही रास्ता है, इस टेस्ट से हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये ज़रूरी टेस्ट है। अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो आपकी रिस्क क्या है। मैं रिस्क जो है ना, ब्रेस्ट कैंसर से सब जानते हैं कि स्तन होता है, स्तन का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा इसकी रिस्क है भारत देश में। अब ये होता क्यों है? होता क्यों है? एक वायरस होता है, उसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस जो है, ये 95% लोगों को यही वायरस रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइकल कैंसर होने के लिए। पहले ये बोला जाता है कि सर्वाइकल कैंसर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि जल्दी उम्र में रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं, शारीरिक संबंध जल्दी उम्र में स्टार्ट करते हैं। ये जल्दी उम्र 14-16 साल भी हो सकती है और 18-20 भी हो सकती है। दूसरा बोला गया कि जो लोग शारीरिक संबंध उस उम्र पे देरी से रखते हैं फिर भी उनमें होता है। तो ये देखा गया जो जल्दी शुरू करते हैं शारीरिक संबंध, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, चाहे बीड़ी पीते हैं चाहे हुक्का, ये सब लोगों में ज़्यादा देखा गया। जो लोग अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं रखते, यानी कि साफ सफाई नीचे की अच्छा नहीं रखते, और उन लोगों में भी देखा गया जो लोग
ये ना भी ये करें, पर उन लोगों के एक से ज़्यादा शारीरिक संबंध के पार्टनर्स थे, तो पहले केवल इसी पे फोकस होता था कि यही कारण है आपने जल्दी शुरू कर दिया, या एक से ज़्यादा आपके पार्टनर थे, या आपने साफ़ सफाई नहीं रखी, या आप धूम्रपान वगैरह करते। बाद में पता चला कि अगर ये हैं भी कारण तो 5% से कम में है। 95% जो है एक वायरस की वजह से है। वायरस मैंने बता दिया, इतना बड़ा नाम है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब उसके पता है एक वायरस थोड़ी है, 128 के करीब वायरस हैं। उसमें भी कौन से कैंसर करते हैं और कौन से नहीं करते, इतने सारे हैं। अब उसमें भी 18 से 28 वायरस ऐसे हैं जो केवल कैंसर करते हैं। अब कोई एक वायरस को तो बताइए। ये वायरस जो है कुछ हाइजीन के साथ देखा गया। अब ये हाइजीन का क्या मतलब है? ये जो वायरस है एक से दूसरे को फैलता है, खाने पीने से नहीं, स्किन टच वगैरह से फैलता है। स्किन टच भी एक बारी से नहीं, जो लगातार जब हो। तो इसकी रोग के लिए दवा निकाली गई। दवा कौन सी निकाली गई? वैक्सीन। वैक्सीन तो अब आपको आजकल कोरोना के ज़माने में पता ही होगा कि वैक्सीन क्या चीज़ होती है। वैक्सीन निकाली गई, और जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। ये वैक्सीन किस उम्र में लेनी चाहिए? कायदे से तो ये बचपन में ही दे देनी चाहिए, जब आपका बच्चा पूरा जवान ना हुआ हो उससे पहले, यानी कि 11 साल की उम्र से 13-14 साल की उम्र के बीच में। अब ये वैक्सीन लड़कियों को आप दे सकते। इसका कोई लेना देना नहीं है कि माहवारी आएगी तभी हम देंगे, माहवारी आ चुकी है तो हम नहीं देंगे। तो इसका उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप बोलोगे मैं तो अपने बच्चे को लेकर ही जाती हूँ अपने पीडियाट्रिशियन के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास, तो उसने क्यों नहीं बताया? देखिए क्या है, हर देश में जो भी हमको वैक्सीन देनी होती है, वो वैक्सीन्स जो होती है उसकी एक लिस्ट होती है। लिस्ट में जो वैक्सीन बताई जाती है वो सबसे ज़रूरी होती हैं, जिसके बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। उसके बाद कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो वो दी जाती हैं, जो वैक्सीन्स आइडियली देनी चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट उसका खर्चा नहीं ले सकती, पर अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, तो आपको करना। ये गुड प्रैक्टिस गाइडलाइन में आती है। तो इसलिए कई बार आपके बच्चे को नहीं वैक्सीन मिलती, तो ये वैक्सीन ज़रूर दिलानी चाहिए। अब इस वैक्सीन को अगर आप देरी से दिलाएं, यानी 25 साल पे, 30 साल पे, तो क्या इस वैक्सीन का फ़ायदा है? जी फ़ायदा है, बट सवाल ये है कि हमें कोई चीज़ बीमारी रोकनी है तो तब देनी चाहिए ना। इस बीमारी ने हमें अटैक ही नहीं किया। अगर आप दे रहे हैं उसको उस वक्त जब वो लेट हो चुका है, और इतने सारे जो 100-150 मैंने आपको वायरस बताए और उसके स्वरूप बताए, रूप स्वरूप बताए, तो वो टाइप्स में से कोई आपको अटैक कर चुका है। अब एक कर चुका है कि 10 कर चुके हैं ये नहीं पता, पर अगर आपने शुरू के समय में ही दे दिया है तो फिर बहुत हाई चांस है कि आपने उस वक्त दे दिया है जब उसका कोई खतरा ही नहीं है अटैक करने का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, इंसान अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग एनवायरनमेंट में घूमेगा, अलग अलग जगह जाएगा, वायरस मिलेगा, रिलेशन बनेंगे, पार्टनर्स आएंगे, तो चांस तो बढ़ता ही जाता है। पर अगर आप ये कहें कि आपने कहा कि आमतौर पे जो वायरस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, हाँ सेक्सुअल रिलेशन से भी हो सकता है, बट बिना सेक्सुअल रिलेशन के भी लोगों को, जिन्होंने शादी नहीं करी, शारीरिक संबंध नहीं रखे, उनको भी हो सकता है। तो ये वैक्सीन देनी चाहिए। फिर ये सवाल उठा कि वैक्सीन कब तक देनी चाहिए? अब तो जी इतना समय गुजर गया, अब तो इतनी उम्र हो गई, 50 हो गई, 60 साल हो गई, तो फिर देखा गया कि हायर एज ग्रुप में एक लेवल के बाद इसी वैक्सीन देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। शुरू में बोला गया कि ये जो वैक्सीन लगेगी जी हर 5 साल पे आप इसकी डोज फिर से दो, बूस्टर डोज दो। फिर उसके बाद ऐसी वैक्सीन, ऐसी पढ़ाई, ऐसी स्टडी आ गई कि कहा कि नहीं जी हमें उसको देने की ज़रूरत नहीं है, अब ये तो ज़िंदगी भर काम करेगा। अब जो भी है, सवाल ये कि हमने दी कि नहीं दी। अच्छा छोड़िए नहीं दी, कि आप लोगों ने फिर अगर ली या नहीं ली आपको नहीं पता, क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये अलग डिस्कशन है, पर कम से कम टेस्ट तो पता कर लेना चाहिए कि कैंसर का है या नहीं है और हमें क्या रिस्क है। तो ये सर्वाइकल कैंसर है। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि भारत देश में सबसे ज़्यादा स्त्रियों में जो कैंसर है वो सर्विक्स का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, और ये ब्रेस्ट कैंसर से भी ज़्यादा है। और ये आपको मेरे को अपने स्तन वगैरह टेस्ट करके जो पता चलता है उसकी जगह ये हमें नहीं पता चलता, हमें डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको ये टेस्ट कराना है, आप खुद टेस्ट नहीं कर सकती, आप लैब में जाके ऐसे खून ब्लड का टेस्ट नहीं दे सकती। ये अंदर का इंटरनल टेस्ट है जो कि आसानी से लिया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर मेरा ये टेस्ट, मैंने जी कराया था टेस्ट और मेरा टेस्ट तो जी नॉर्मल था, तो अब मैं क्यों करूँ? ऐसा नहीं होता। ये एक वायरस है, एक वायरस जब आ जाता है
और जब कैंसर होता है 8 से 10 साल लग जाते हैं आमतौर पे उसको सामने दिखते दिखते। तो हम क्या इसको छोड़ देंगे? कुछ देश कहते हैं कि हर साल हम लोगों को पैप्समियर का टेस्ट कराना चाहिए, कुछ देश कहते हैं कि हर 3 साल में कराना चाहिए, कुछ देश कहते हैं कि जैसी सूरत वैसी सीरत, मतलब जैसा टेस्ट आएगा सो वैसा ही आप उसका टेस्ट करवाएंगे। तो अगर आपने टेस्ट कराया है और आपका टेस्ट नॉर्मल है तो फिर इतने सालों बाद आपने रिपीट करना है। अगर आपके टेस्ट में कुछ हल्की खराबी आई है तो इतने महीनों बाद रिपीट करना है। क्या जो ये खराबी आई है, ये सारी खराबियां क्या दवाइयों से ठीक हो जाती हैं? आमतौर पे बहुत सी दवाइयों से, पर अगर उसके अंदर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ जी वायरस हुआ है, तो वायरस के बारे में पता करने के लिए एक और पैप्समियर जैसा टेस्ट करना पड़ता है, देखने के लिए कि ये खराबी के साथ वायरस भी है या नहीं। अगर उस खराबी के साथ वायरस निकल रहा है तो बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं फिर आप कैंसर बनने के लिए। अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि अगर ये निकला है तो फिर हम लोग अपना जो कैंसर है अपनी बच्चेदानी ही निकाल देंगे, या मेरे को गर्भाशय चाहिए नहीं, मेरे तो बच्चे हो चुके हैं, तो आप कुछ ऐसा बोल रही हो मुझे तो ये चाहिए नहीं तो निकाल दो। देखिए, गर्भाशय भी आपके शरीर का एक बहुत ज़रूरी अंग है, उसको ऐसे ही निकाल देना ये एक गलत बात है। ठीक है, तो जो चीज़ ठीक करी जा सकती है, तो जो पैप्समियर अगर कुछ शंका लगती है तो आजकल बड़े बड़े माइक्रोस्कोप हैं, कोल्पोस्कोप, उसके तहत उसके अंदर से देखा जाता है। वो जो बच्चेदानी का मुंह है उसके ऊपर अलग अलग दवाइयाँ लगा के, अलग अलग लाइटें डाल के, अलग अलग रंग के हिसाब से देखा जाता है कि कहाँ तकलीफ की शंका है, उस जगह का टुकड़ा पीस ले लिया जाता है। इस सब के लिए कोई खास बेहोश नहीं करना पड़ता, ये सब ओपीडी में रूटीन हिसाब से, चर्चा के हिसाब से हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब अगर किसी को सर्विक्स में कैंसर हो गया तो उसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा? कुछ गंदा पानी आ रहा हो, खून के छपाके आ रहे हों, जब संभोग करें, शारीरिक संबंध रखें तो उसके बाद खून जाए, आमतौर पे पता नहीं चलता, पर अगर संभोग करने पर खून जा रहा है, या जो माहवारी का समय है उसको छोड़ के अगर अटपटे समय पर खून के छपाके आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि सर्विक्स का ही कैंसर है, बट सर्विक्स का कैंसर हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती है। स्त्रियों में 3 किस्म के कैंसर है, बहुत सारे और हैं, पर मैं स्त्री विशेष जानकारी दे रही हूँ कि स्तन यानी ब्रेस्ट का कैंसर होता है, गर्भाशय यानी यूट्रस वूम का कैंसर होता है, और उसमें भी गर्भाशय के अंदर भी उसकी 3 तहें होती हैं, अलग अलग तहों में कैंसर होता है। इसी तरह बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जो गर्भाशय होता है उसके साथ 2 अंडेदानियाँ होती हैं, वहाँ पे ओवेरियन कैंसर होता है यानी अंडाशय का कैंसर, और जो नलें होती हैं 2 नलें, उनमें भी कैंसर हो सकता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब का कैंसर कहते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक ये शो पसंद आया है तो खूब सारी लाइक दीजिए, इंतज़ार है। जिन स्त्रियों ने, बहनों ने अपना पैप्समियर का टेस्ट नहीं कराया वो करवाएं। अगली बार आप कौन सा टॉपिक चाहेंगी, मैं किस चीज़ पे आप सबके साथ बातचीत करूं, आप बताइए, मैसेज डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर, बी सेफ, बाय।